Hi, my dear students. This is Sanjeev Jha, your online tutor, and today we are going to discuss the smooth muscular tissue, which is the second type of muscular tissue. In the previous video, we discussed about the first type of muscular tissue, that is skeletal muscular tissue. So you don't have to worry. The student who are not visited or missed that video, I have given the link of that video. You can go through. But today we are focusing on the smooth muscular tissue. ओके बच्चों, तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि इसका नाम स्मूथ ही क्यों पड़ा। इस तरह के मस्कुलर टिश्यू को हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू ही क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज सो कॉल्ड। ओके बच्चों, इसका दूसरा नाम भी तो हो सकता है ना, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा उसको हम जान लेते हैं स्टार्टिंग में। तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि जो लाइट और डार्क बैंड का जो पैटर्न, अल्टरनेटिव पैटर्न जो जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेशन कहते हैं, वो हमें स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में देखने को मिलता था और वो पैटर्न इस स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में एब्सेंट है। यानी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेशन नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ही इसे हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों। लेकिन आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इसके बहुत सारे और भी डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, जैसे विसरल मसल टिश्यू या फिर इनवॉलंटरी मसल टिश्यू। तो जैसे जैसे आप वीडियो से इंटरेक्ट करते जाओगे, वीडियो को देखते रहोगे, तो ये सारी चीज़ अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हम मेन फोकस करेंगे उसके लिए मैंने कई सेगमेंट बनाए इस वीडियो में, जिसमें हम फर्स्ट सेगमेंट में बेसिकली 4 सेगमेंट्स हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट में हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। फिर हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट में, जिसमें इसके स्ट्रक्चर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज लेंगे। तीसरा जो सेगमेंट होगा या पॉइंट होगा वो रहेगा इसका लोकेशन या फिर ऑकरेंस, यानी हमारे बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में ये जो टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के द्वारा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ये सब हमें सारी चीज़ों का एक डिटेल नॉलेज या नोट्स हमें आज के वीडियो में मिलने वाला है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, वीडियो के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम पढ़ लेंगे डेफिनेशन ऑफ स्मूथ मसल, यानी हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हियर इट इज द टाइप ऑफ मसल टिश्यू विच इज नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी एंड प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन। यस बच्चों, तो 3 चीज़ हैं जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, 3 टर्म। पहला है नॉन स्ट्रेटेड, दूसरा इनवॉलंटरी, और तीसरा जो टर्म है वो है विसरल ऑर्गन। तो ये क्या क्या होते हैं आपको बता दे रहा हूँ मैं पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट टर्म नॉन स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है कि इसके पहले वाले टिश्यू यानी स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू में हम देखे थे या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में वो जो लाइट और डार्क बैंड का जो पैटर्न पाया जाता है उसका एब्सेंट होता है। इसमें मसल टिश्यू में वो स्ट्रेशंस नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस टाइप को हम कहते हैं नॉन स्ट्रेटेड। समझ में आ गया। तो ये चीज़ एब्सेंट होने की वजह से स्ट्रेशंस या बैंड नहीं पाए जाने की वजह से इसे हम नॉन स्ट्रेटेड कहते हैं। तो समझ में आ गया पहला चीज़ नॉन स्ट्रेटेड क्या है। दूसरा जो है इनवॉलंटरी, क्या है इनवॉलंटरी, तो ये जो काम करता है वो हमारे विल पावर, अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी हम जैसा चाहते हैं, हमारी जैसी विश होती है वैसा हम इसको काम में नहीं ले सकते हैं। इसका ये अपने मन का मर्जी होता है, ठीक है। ये काम करता रहता है, आपके बोलने से या नहीं बोलने से इसका काम रुकने वाला नहीं है। जब इसको मन करेगा ये काम करेगा, जब इसको मन नहीं करेगा ये काम नहीं करेगा। यानी इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे इनवॉलंटरी कहते हैं। क्लियर। तो नॉन स्ट्रेटेड हम समझ लिए, इनवॉलंटरी समझ लिए। अब जान लेते हैं कि विसरल ऑर्गन क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन बच्चों जो कि इंटरनल ऑर्गन होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन में भी ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर कैविटी होता है। क्या होता है बच्चों, कैविटी इनसाइड।
ऐसे इंटरनल ऑर्गन जिसके अंदर कैविटी पाए जाते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम कह सकते हैं एसोफेगस होता है हमारा, स्टमक होता है ना, इंस्टेंटाइन होता है, लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन। तो ये सारे चीज़ जो हैं ट्यूब लाइक, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इन सबों को हम क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी एंड विसरल ऑर्गन। चलिए अब आपको डेफिनेशन इजी वे से एकदम समझ में आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, तो आंसर क्या रहेगा, द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू विच इज नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी एंड प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन, राइट। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए मैंने कहा था, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट हर्ट, हर्ट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। हर्ट को छोड़ के जो भी हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कैविटी वाला, इनसाइड कैविटी वाला पाया जाता है उसमें ये पाए जाते हैं, एक्सेप्ट हर्ट, ठीक है। हर्ट में नहीं पाया जाता है। हर्ट में कौन सा मसल पाया जाता है, कार्डियक मसल्स, ओके। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ऐसे मस्कुलर टिश्यू जो कि नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं और बॉडी के विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं एक्सेप्ट हर्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, या फिर विसरल मस्कुलर टिश्यू कहेंगे, या फिर इनवॉलंटरी मसल टिश्यू कहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, ये हम जान लिए कि इस तरह से हम मस्कुलर टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर विसरल को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इनवॉलंटरी को कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का डेफिनेशन याद है और पूछा जा रहा है विसरल या इनवॉलंटरी मसल टिश्यू का, तो आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए, तो हमने पहला सेगमेंट में पढ़ा कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में जान लेंगे कि स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए पॉइंट वाइज हम जान लेते हैं। फर्स्ट, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये किसका है, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। चलिए पढ़ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर में। पहला, द सेल ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू आर फ्यूजिफॉर्म इन शेप। यस बच्चों, अब आपको दिमाग में आगा कि फ्यूजिफॉर्म क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। फ्यूजिफॉर्म ऐसे सेल को शेप को कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म शेप मतलब जो कि दोनों किनारे पे नीडल लाइक शेप होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, और बीच में थोड़ा सा राउंड या फिर ब्रॉड पोर्शन होता है, जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा है ना। देखिए ये सेल में आपके दोनों तरफ जो है वो पॉइंटेड हैं, ठीक है, और बीच का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड या फिर राउंड शेप में है। क्लियर हो गया। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, मतलब टैपर इन द बोथ एंड एंड राउंड इन द सेंटर, ऐसे तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म इन शेप कहते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म समझ में आया। तो ऐसे ही शेप के सेल्स, ठीक है, हमारे स्मूथ मसल टिश्यू में देखने को पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों, देखिए सारा वैसा ही आपको मिलेगा, फ्यूजिफॉर्म इन शेप। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में। तो सेकंड में के पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, दे आर सिंगल न्यूक्लिएटेड। यस बच्चों, सही सुना आपने, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं बल्कि सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। सिंगल न्यूक्लिएटेड मतलब सेल में, ठीक है, आप देखिए ये जो सेल है, राइट, सेल में आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, इस सेल में भी आपको एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। तो जो सिंगल न्यूक्लिएटेड रहता है उसे हम इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि स्मूथ मसल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। और कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन द सेंटर। आपको दिख रहा होगा सारे जो हैं वो हमें सेंटर में दिख रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये भी जान लिए हम। अब थर्ड जो पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि द पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। राइट बच्चों, ये पहले से हम देखे थे कि जो स्ट्रेटेड स्केटर मस्कुलर टिश्यू था उसमें ये चीज़ देखने को पाया जाता था, यानी पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता था। बट हेयर आप देखिए कोई इस सेल के अंदर आपको कोई ये इस तरह का लाइट और डार्क बैंड यानी स्ट्राइएशंस देखने को नहीं मिलता है, दैट आर नॉट प्रेजेंट।
इसीलिए इसे अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। क्लियर। और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें बताया गया है कि स्मूथ मसल लैक ऑफ सैक्रोमेयर। यस बच्चों, इसमें सैक्रोमेयर नहीं पाया जाता है। अब आप सोच रहे हैं सैक्रोमेयर क्या होगा सर? तो सैक्रोमेयर इज अ यूनिट, ठीक है, सैक्रोमेयर इज द बेसिक यूनिट ऑफ मसल फाइबर या फिर स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। यानी स्ट्रेटेड मसल टिश्यू में या फिर मसल फाइबर के जो बेसिक यूनिट होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल टिश्यू में ये पाया जाता है। तो ये तो स्मूथ है, तो ऑब्वियसली जब इसमें स्ट्रेशन रहेगा ही नहीं तो सैक्रोमेयर आएगा कहाँ से? ठीक है, या फिर सैक्रोमेयर नहीं रहेगा तो स्ट्रेशंस या लाइट और डार्क बैंड आएगा कहाँ से? ठीक है, तो इसीलिए ये एक दूसरे से स्ट्रेशंस और सैक्रोमेयर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जहाँ पे सैक्रोमेयर पाया जाएगा वहाँ पे ये पैटर्न देखने को मिलेगा हमें लाइट और डार्क बैंड का, यानी स्ट्रेशंस देखने को मिलेगा। और जहाँ पे सैक्रोमेयर नहीं रहता है, ठीक है, वहाँ पे हमें स्ट्राइशन देखने को भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से जहाँ पे ये सैक्रोमेयर पाया जाएगा यहाँ पे स्ट्रेशंस नहीं, माने एक मिलेगा तो दूसरा भी मिलेगा, दूसरा मिलेगा तो पहला वाला भी मिल जाएगा। यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला सैक्रोमेयर प्रेजेंट है तो पैटर्न प्रेजेंट है, सैक्रोमेयर नहीं है तो पैटर्न भी नहीं है। तो चूंकि पैटर्न नहीं है तो यहाँ पे भी सैक्रोमेयर नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? डाउट तो नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि सैक्रोमेयर जो है वो यूनिट है किसका? स्ट्रेटेड मसल टिश्यू में, जिसमें स्ट्रेटेड मसल टिश्यू क्या होता है? जो लाइट और डार्क बैंड का जो पैटर्न होता है, ठीक है, यानी लाइट और डार्क बैंड का जो पैटर्न आता है वो सैक्रोमेयर की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने अभी पढ़ा कि इस सेल में देखिए कोई स्ट्रेशंस, मतलब ये जो पैटर्न हमें लाइट या डार्क बैंड का नहीं देखने को मिलता है। क्लियर हुआ है ना? तो इसीलिए चूंकि स्ट्रेशंस नहीं है तो यानी पैटर्न नहीं है डार्क और लाइट बैंड का, यानी सैक्रोमेयर भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर स्ट्रेशंस रहता, ठीक है, जो कि हमें स्केटर मसल टिश्यू में देखने को मिलता है, तो वहाँ सैक्रोमेयर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बट ये स्मूथ है, इसमें कोई डार्क और लाइट बैंड का पैटर्न नहीं है, इसीलिए सैक्रोमेयर भी इसमें नहीं पाया जाता है। आई होप आपको ये अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज मसल्स हैव ग्रेट इलास्टिक प्रॉपर्टी। इनके अंदर बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो कि दूसरे टिश्यू नहीं कर पाते हैं। तो इनमें ग्रेट इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ही ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। यस बच्चों, इसको हमने पहले ही बताया था, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। आप जैसा चाहोगे वैसा ये काम नहीं करेगा, यानी इनका फंक्शन हमारे विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये अपने मन से काम करेंगे और इनको मन नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। तो हमने क्या पढ़ा? दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, इसमें बताया गया है कि दे आर एज यू सी दे आर फैटिग इन नेचर। फैटिग मीन्स क्या होता है? टायर्डलेस, मतलब थकते नहीं हैं ये मसल्स। ये जो मसल्स हमें दिख रहा है ये मसल्स कैसे नेचर में होते हैं? फैटिग, इसका मतलब टायर्डनेस। ये कभी एंडलेसली ये बिना थके हुए काम करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम करते रहते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हमने इसमें पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि सेल जो होते हैं, यानी ये जो सेल्स हैं स्मूथ सेल्स, ठीक है, वो कौन से शेप में पाए जाते हैं? फ्यूजीफॉर्म शेप में। फ्यूजीफॉर्म शेप मतलब हम लोग जान लिए थे कि टैपर इन द बोथ एंड एंड राउंड इन द सेंटर। दूसरे पॉइंट में पढ़े थे कि ये जो फ्यूजीफॉर्म शेप में पाए जाते हैं वो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि सेंटर में रहता है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कि पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड नहीं पाया जाता है, स्मूथ मसल है इसीलिए स्ट्रेशन इसमें नहीं पाया जाता है।
और चूंकि स्ट्रेशंस नहीं पाया जाता है तो सैक्रोमेयर भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रेटेड मसल टिश्यू का बेसिक यूनिट है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये मसल में ग्रेट इलास्टिक प्रॉपर्टी होते हैं, जिसकी वजह से ही ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जो दूसरे मसल्स इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्मूथ मसल टिश्यू जो होते हैं वो इनवॉलंटरी रिएक्शन होते हैं, मतलब दे डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू आवर विल। उसके बाद हमने पढ़ा था दे आर फटीग, यानी वो एंडलेसली काम करते रहते हैं। तो इतना बात जो हमें आज जो मैंने बताया, आई होप आपको क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम पढ़ लेंगे कि लोकेशन, यानी हमारे बॉडी या एनिमल बॉडी में स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एज यू सी, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो दैट आर ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट, एंड सो व्हाट दे आर कॉल्ड विसरल मसल्स। तो यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्मूथ मसल टिश्यू को मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जैसे जैसे आप इंट्रैक्शन करोगे सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, विसरल मसल टिश्यू भी कहते हैं, किसको? स्मूथ मसल टिश्यू को विसरल मसल टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खासकर विसरल ऑर्गन या फिर जो हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है विसरल मसल टिश्यू। क्लियर? तो पहला चीज़ तो समझ में आ गया कि क्यों कहा जाता है विसरल मसल टिश्यू, और ये भी समझ में आ गया कि ये कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट लोकेशन का। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, कि इसमें बताया गया दे आर ऑकर इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में मिलेगा, ये जो दिख रहा है ये तो बाहर, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा इसके वॉल में, ये है लार्ज इंस्टेटाइन, ये है स्मॉल इंस्टेटाइन। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में देखने को मिलेगा, इंटरनल ऑर्गन में मिलेगा, इसके अलावा भी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा, यूरोजेनिटल ट्रैक में देखने को मिलेगा, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेंगे। ब्लड वेसल्स में कहाँ? वॉल, ये सारे चीज़ जो वॉल हैं, जैसे ये स्टमक है तो ये स्टमक के वॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स के वॉल में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, आइरिस में देखने को मिलेगा, इन द यूरेटस एंड द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के जो ब्रोंकाई में भी देखने को मिलता है। तो ब्रोंकाई क्या होता है बच्चों? ये देखिए, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया ही आगे चल के लंग्स में जब ये पहुंचते हैं तो छोटे छोटे एकदम नेटवर्क ऑफ थिन पाइप में या ट्यूब में बदल जाते हैं। ठीक है, जिसे हम ब्रोंकाई या ब्रोंकली कहते हैं। ठीक है, तो इन सब पार्ट में हमें देखने को मिलता है क्या? प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। हो गया बच्चों क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में, कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हियर इट इज, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि स्मूथ मसल टिश्यूज हेल्प इन द सर्टेन इनवॉलंटरी मोमेंट। बहुत सारे इनवॉलंटरी मोमेंट जो है वो स्मूथ मसल के द्वारा क्या होते हैं? पूरे कंप्लीट होते हैं। जैसे फर्स्ट, सच एज मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल। ओके, यानी हम जब खाना को निगलते हैं तो वो क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता है ना। तो जो मूवमेंट होता है फूड का एलिमेंट्री कैनल में, वो किसके थ्रू होता है? वो स्मूथ मसल टिश्यू के द्वारा होता है। साथ ही साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स, हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उसमें उसके ओपनिंग और क्लोजिंग, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो काम है, फंक्शन है, वो परफॉर्म होता है स्मूथ मसल टिश्यू के द्वारा। तो ये दो काम, दो इनवॉलंटरी जो है मूवमेंट, वो हमारे स्मूथ मसल, बॉडी में जो स्मूथ मसल है उसके द्वारा होता है। सेकेंड फंक्शन, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहा? इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक सिकुड़े रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ड्यू टू दिस दे कंडक्ट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यस बच्चों,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है मैं बता दूं आपको। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स। मान लीजिए ये हमारे पास मसल है, ठीक है, राइट। ये मान लीजिए एक ऑसोफेगस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वेव लाइक क्या होगा, ये देखिए, ये अगर ऐसा रहेगा तो इसके अंदर वेव लाइक इस तरह का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी इसके अंदर कोई भी जो पार्टिकल है, चाहे वो फूड पार्टिकल हो, चाहे कोई लिक्विड हो, कोई ब्लड हो, वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होकर नीचे की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से तो समझ में आया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स, यानी वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उस ट्यूब में या ट्यूब लाइक ऑर्गन में जो फूड या फिर जो पार्टिकल या जो फिर लिक्विड या फिर ब्लड भी कह सकते हो, कुछ भी जो होता है वो आगे की तरह मूव करता है। इसी की वजह से क्या होता है बच्चों कि मैं बता दूं आपको, इसी की वजह से क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा है डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसके ऊपर क्या रहता है, एक फूड पाइप रहता है जहाँ से हम भोजन को लेते हैं। तो ये भोजन यहाँ पे हम फूड जब हम लेते हैं तो ये हमारे एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। तो कि ये क्या अपने आप चला जाता है, नहीं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब ये जो वेव लाइक कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ धकेलता है। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फूड पार्टिकल या फिर हमारे और एसोफेगस या फूड पाइप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स है या लिक्विड है या फिर ब्लड है, वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और जब यहाँ स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में भी, चूँकि स्टमक में के वॉल में भी पाया जाता है, पढ़े थे हम लोग, तो इसमें भी वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। यहाँ भी वेव लाइक क्या बोलते हैं उसको, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे यहाँ पे फूड, यहाँ का फूड फिर स्मॉल इंस्टेटाइन में मूव कर जाता है और लार्ज इंस्टेटाइन में मूव कर जाता है। और स्मॉल इंस्टेटाइन से जितने फूड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल जो है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो लार्ज इंस्टेटाइन के द्वारा, ठीक है, लार्ज इंस्टेटाइन के द्वारा बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो बॉडी से ये जो रिमूव होता है लार्ज इंस्टेटाइन के द्वारा, ये भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है। स्मॉल, तो ये सारे जो काम होते हैं, है ना, तो इस सब में क्या चाहिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन सब के वॉल्स में पाया जाता है। और वेव लाइक जैसे ही प्रोडक्शन होता है तो उसमें ये हमें देखने को मिलता है। यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में समझ में आया कि भोजन निगलने से लेके डाइजेशन होने तक, और डाइजेशन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है डाइजेशन के बाद, जो यानी डाइजेशन में हेल्प करता है, फिर डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बॉडी से रिमूव करने में भी जो हेल्प करता है, वो ओनली पॉसिबल है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता स्मूथ मसल टिश्यू में, तो डाइजेशन ऑफ फूड और जो रिमूवल ऑफ वेस्टेज और टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे बॉडी से, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट इन द मसल टिश्यू। तो समझ में आया बच्चों, क्लियर। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, स्मूथ मसल कर सकता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि इसकी वजह से ट्यूब सच एज इन गैस्ट्रोइनोजेनिटल ट्रैक, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, और मेल जेनेटिक ट्रैक में भी हमें इसी की वजह से ये सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। आई होप आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ में आया होगा, जिसकी वजह से सारा फंक्शन डाइजेशन और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जिसके थ्रू होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड फंक्शन की तरफ बात करते हैं कि इन सम ऑर्गन्स स्मूथ मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ऑर्गन, यानी पूरे ऑर्गन में ही ऑर्गन का ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑर्गन में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सट्रूसिव मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। एक्सट्रूसिव मूवमेंट मतलब बहिर्वेदी, मतलब बाहर निकलने वाला जो फोर्स होता है, ठीक है। जैसे इस तरह के एक्सट्रूसिव मूवमेंट हमें यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है, गॉल ब्लैडर में देखने को मिलता है, और इन यूटेरस में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा फंक्शन
जो फंक्शन में हम क्या क्या पढ़े फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्मूथ मसल टिश्यू किस में हेल्प करता है। फर्स्ट चीज कि इनवॉलंटरी मसल्स, कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्यूब्स। तो ये सारे इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो फंक्शन पॉसिबल है किसकी वजह से, ओनली द स्मूथ मसल टिश्यू की वजह से। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है गैस्ट्रो इंजेनिटल ट्रैक या फिर मेल जेनिटल ट्रैक में, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से ही फूड हमारे माउथ से हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंस्टेटाइन से लार्ज इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन से पूरे बॉडी से रिमूव हो जाता है। राइट, यानी फूड के डाइजेशन में और न्यूट्रिशन कलेक्शन में, साथ ही साथ जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है उसे बॉडी से रिमूव करने में, ये सारे काम जो होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, ये समझ में आया। और थर्ड में जो हमने पढ़े थे कि एक्सट्रूसिव फोर्स भी ये प्रोड्यूस करता है, एक्सट्रूसिव मोमेंट या एक्सट्रूसिव फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑर्गन में। किस तरह के ऑर्गन में, यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है एक्सट्रूसिव फोर्स, गॉल ब्लैडर का जो एक्सट्रूसिव फोर्स है, और यूरेटस में के अंदर जो ये सब यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर और यूरेटस के अंदर जो एक्सट्रूसिव मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन, हमारा स्मूथ मसल। राइट, तो ये थे हमारे सारे फंक्शंस। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स और सेगमेंट बाय सेगमेंट जो मैंने समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे बच्चों, कमेंट करना ना भूलिए, और हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के हमारे एजुकेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमारे लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जैसे नर्वस टिश्यू।